वेलकम टू लर्निंग ट्यूब चैनल। एनटीपीसी के मैथ सेट 19 में हम लोग 483 से लेकर 533 तक के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन जो 483 नंबर है, एक दुकानदार 20 कुर्सी को बेचकर 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। इस तरह का सवाल बनाने का सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो हम फार्मूला लिख लेंगे कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ जो हो रहा है वो 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी जो लाभ है किसके बराबर है, 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है। और ये लाभ कब हो रहा है, जब हम 20 कुर्सी को बेच रहे हैं, यानी जब हम 20 कुर्सी को विक्रय मूल्य 20 कुर्सी का विक्रय मूल्य और 20 कुर्सी के क्रय मूल्य में हमें क्या हो रहा है कि 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। यानी ये 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कब हो रहा है, जब हम 20 कुर्सी को खरीद और बिक्री कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 20 कुर्सी का जो क्रय मूल्य है इसको काट के इधर ले आएंगे, यानी 20 कुर्सी का क्रय मूल्य माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। और ये 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य को हम इधर लाएंगे तो 20 कुर्सी के विक्रय मूल्य में से 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य माइनस होगा तो 16 कुर्सी का विक्रय मूल्य बचेगा। अब ये विक्रय मूल्य को काट के हम लोग नीचे लिख लेंगे और ये 20 को काट के हम लोग यहाँ नीचे लिख लेंगे। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया, यानी क्रय मूल्य अगर 16 रुपया तो विक्रय मूल्य 20 रुपये। इस स्थिति में क्या होगा कि हमें लाभ होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है। और कितना का लाभ हो रहा है, 4 रुपये का लाभ हो रहा है, कितना में, क्रय मूल्य 16 में गुने 100, यानी 4 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में, और ये 4 से 25 बार में, यानी 25% का लाभ। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो। यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूर्ण वर्ग है, वो 1024 है, किसका है, 32 का स्क्वायर है। तो यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक आयत का परिमाप जो है वो 28 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये किसके बराबर है, 28 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, इसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर, हम लोग क्या करते हैं, लंबाई को हम लोग 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो दूसरी भुजा चौड़ाई ज्ञात करना है। यानी 2 से कितना बार में कटेगा, 14 बार में। ठीक है, और लंबाई 4 माने थे, यानी 4 + b = 14। तो जो चौड़ाई होगा वो कितना हो जाएगा, 14 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10। यानी इस सवाल का जो दूसरी भुजा होगा वो 10, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ग्राफ से ये सवाल है। कौन सी कंपनी 1985 से 1988 में अपने बिक्री में एक क्रमिक वृद्धि दर्शाती है। यानी 85 से 88 में बिक्री में एक क्रमिक वृद्धि दर्शाती है। अगर हम टीओ कंपनी का बात करें तो यानी 85 से 86 में यहाँ कमी हो गया, वृद्धि नहीं हुआ, तो इसका मतलब टीओ कंपनी आंसर नहीं होगा। अगर एचओ कंपनी का बात करें तो यहाँ पे वृद्धि हुआ है 85 से 86 में, और 86 से 87 में क्या हुआ कि कमी हो गया, और जबकि यहाँ बोला जा रहा है क्रमिक वृद्धि दर्शाती है, यानी एचओ कंपनी भी आंसर नहीं होगा। अगर हम कीओ कंपनी का बात करें तो 210 से 250 यानी वृद्धि हुआ है 85 से 86 में, 86 से 87 में भी वृद्धि हुआ है, और 87 से 88 में भी वृद्धि हुआ है। यानी कीओ कंपनी जो है, ये कीओ कंपनी, इसमें क्या हुआ है कि 85 से लेकर 88 तक में क्रमिक वृद्धि हुआ है, बाकी कंपनी में क्या हुआ कि कमी भी हुआ है। तो इसलिए इस सवाल का जो आंसर होगा वो कीओ कंपनी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पिछले 3 वर्ष में कीओ और एचओ कंपनी के बिक्री में कुल अंतर कितना है। यानी पिछले 3 वर्ष, यानी लास्ट का 3 ईयर बोले तो 1985 से लेकर 88 तक है। अगर प्रथम 3 ईयर बोलता तो हम 84 से लेकर 86 तक लेते हैं, लेकिन लास्ट का 3 ईयर बोला है ना, तो 86 से लेकर हम लोग यानी 88 तक लेंगे पिछला 3 ईयर। तो पिछले 3 ईयर में 86 से लेकर 88 तक में कीओ और एचओ के अंतर निकालना है। अगर हम चाहें तो इस सबको जोड़ सकते हैं, यानी कीओ को जोड़कर निकाल सकते हैं और एचओ को जोड़कर निकाल सकते हैं, फिर हम अंतर निकाल लेंगे। लेकिन इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कीओ और एचओ में अंतर निकाला है ना, तो 1986 में तो कोई अंतर नहीं है, यहाँ पे अंतर तो 0 है। यहाँ पे कीओ कंपनी कितना ज़्यादा हो रहा है, यानी यहाँ पे कितना का वृद्धि हो रहा है, यानी 45 का वृद्धि हो रहा है, 25 से 70 45 का वृद्धि हो रहा है। यहाँ 350 से 300 हो रहा है, यानी यहाँ 50 का कमी हो रहा है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, 5 का कमी हो रहा है, यानी जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 मिलियन। यानी जो भी दिया गया डाटा वो मिलियन में दिया गया है, 5 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 488 नंबर। पहले 3 वर्ष किस कंपनी की कुल बिक्री दूसरों से सबसे कम है। यानी पहला स्टार्टिंग का 3 ईयर किस कंपनी का दूसरों से सबसे कम है। अगर हम टीओ कंपनी का बात करें तो 300, 473,
10, यानी 1050 है टीओ कंपनी का पहला 3 वर्ष का कुल बिक्री। इसका अगर हम बात करें तो यानी 17/22 ये 39 और 25 यानी 64, यानी 640 हो जाएगा इसका, 640। इसका बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 23 और 21 44, और 44 और 25 ये 690। और वायु का बात करें तो 30 और 24 54, 54 और प्लस 15 यानी 69, यानी 690 हो गया। तो स्टार्टिंग के तीनों कंपनी का जो कुल बिक्री है सबसे कम कौन है, 640, यानी ये जो है एचओ कंपनी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 48 के सभी घनात्मक गुणनखंडों की माध्यिका ज्ञात करें। देखिए 2 चीज़ पूछा जाता है, एक होता है माध्य, एक होता है माध्यिका। इस दोनों में बहुत डिफरेंस है, माध्य और माध्यिका। जब भी माध्य आपको बोला जाए तो क्या करना है, औसत निकालना है, यानी सबको जोड़कर जितना संख्या होगा उससे डिवाइड कर देंगे। और माध्यिका का अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या करना है, इसको बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। जो भी डाटा दिया रहेगा उसको बढ़ते हुए क्रम में सजा कर उसको जो बीच वाला संख्या होगा वही औसत आ जाएगा। सजाकर बीच वाला जो होगा वही उसका माध्यिका हो जाएगा। ठीक है। अगर हम 48 का सभी गुणनखंड का बात करें, 48 का सभी गुणनखंड, तो पहला गुणनखंड 1 है, फिर 2, फिर 3 से कट रहा है, फिर 4 से कट रहा है, फिर 6 से कट रहा है, फिर 8 से कट रहा है। जैसे 6 8 48, उसी तरह 12 से कटेगा, 12 चौका 48, फिर ये 16 से कटेगा, 16 3 48, फिर ये 2 24 से कटेगा, 24 में 48, फिर ये 1 है तो ये 48 से कटेगा। ठीक है, ये सभी इसका गुणनखंड हो गया। अब इस गुणनखंड का, घनात्मक गुणनखंड का हमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये बढ़ते क्रम में तो ऑलरेडी है ही है, तो हमें बीच वाला संख्या ज्ञात करना है। तो यानी 4 संख्या इधर हम हटा देते हैं तो 4 संख्या इधर कर देते हैं, तो बीच में 2 संख्या 6 और 8 आ गए। यानी बीच में अगर एक संख्या रहता तो वही उसका माध्यिका हो जाता, लेकिन अगर बीच में 2 संख्या आ जाए तो हम क्या करेंगे, उस दोनों संख्या का औसत निकाल लेंगे। यानी 6 + 8 को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 6 8 14, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 7। यानी 48 के सभी गुणनखंडों का जो माध्यिका होगा 7। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 4√18, ये 18 को 2 ऐसे टर्म तोड़िए, ऐसे टर्म इसको तोड़ना है कि मतलब किसी न किसी का स्क्वायर हो, तो इसको हम 9 × 2 हम तोड़ सकते हैं ना। तो 9 का 3 बाहर आ जाएगा, तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12, और ये 2 अंदर में ही रह जाएगा। सेम उसी तरह से 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 × 2, 16 का 4 बाहर आ जाएगा तो 7 चौका 28 हो जाएगा, और ये 2 अंदर में ही रह जाएगा। फिर अगर हम 50 को बात करें तो 25 × 2 लिख सकते हैं, 25 का 5 बाहर आ जाएगा और 2 पहले से, यानी 10 हो जाएगा, 10√2, यानी 12 और 28 कितना हो जाता है, 40√2 - 10√2, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 30√2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो 363 मीटर, 528 मीटर और 693 मीटर। सबसे लंबे टेप का निर्धारित को जो कमरे के तीनों आयाम को स्पष्ट माप सके, यानी सबसे लंबा टेप का लंबाई निकालना है जो तीनों लंबाई को माप सकें। तो यानी जो अगर अधिकतम संख्या पूछा जाता है, अधिकतम किसी चीज़ का निकालना होता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर किसी चीज़ का न्यूनतम निकालना रहता है तो हम लोग निकालते क्या, न्यूनतम LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या होगा कि अधिकतम लंबाई निकालना है तो हमें 363, 528 और 693 का HCF निकालना पड़ेगा। अब देखिए इसका HCF निकालना है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम लोग ये फैक्टर देख लेते हैं। अगर हम देखें ये 363 में ये 11 का मल्टीपल है ना, ये किसका मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है। अगर हम इसका बात करें तो 8 5 13, 13 में से 2 गया 11, यानी ये भी 11 का मल्टीपल है। और इसका बात करें 6 3 9, 9 में से 9 गया 0, यानी 11 का मल्टीपल ये भी है। जब ये तीनों का तीनों संख्या 11 का मल्टीपल है, इसका मतलब जो भी HCF आएगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, और 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन ए दिया गया है, तो इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये सब चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा सवाल बनाते समय, ये सब चीज़ जो है हमारा समय को कम कर देगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
यदि एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती तो 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगी। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में 54 किलोमीटर, 1 घंटा बोले तो 60 मिनट, यानी 60 मिनट में वो कितना दूरी तय करता है, 54 किलोमीटर। तो यहाँ बोला जा रहा है कि 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। तो 1 मिनट में दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 54 को 60 से डिवाइड कर देंगे और ये किलोमीटर में आएगा, और मीटर में बदलने के लिए हमें 1000 से गुना करना पड़ेगा, यानी 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 6 से ये 9 बार में 9 गुने 100, 900 मीटर। यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये किलोमीटर नहीं है, यानी ये जो ऑप्शन है वो सब मीटर में दिया गया है। 900 मीटर हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। साइन थीटा बराबर 5/13 दिया गया, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। यानी साइन थीटा अगर 5/13 दिया गया है तो साइन थीटा क्या होता है, P/H। तो हमें क्या पता है, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। अगर P 5 है और H 13 है तो इसका मतलब जो बेस होगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है। जब हमें P/H पता चल गया तो हमें कॉस थीटा निकालना है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। तो बेस हमें कितना पता है, 12 पता है, और H कितना पता है, 13 पता है। इस सवाल का जो आंसर होगा 12/13, ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 68.4 क्विंटल चावल 3780 लोगों में वितरित किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितना चावल मिलेगा। यानी आंसर किलो में दिया गया और यहाँ पे क्विंटल है, तो हम क्विंटल को अगर हम केजी में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। 1 क्विंटल में 100 केजी। इसका मतलब टोटल जो चावल है वो 6804 केजी है। अगर 6804 केजी को 3780 लोगों में बांटना है तो एक लोगों को कितना मिलेगा वो हम डिवाइड करके पता कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 37 दूना कितना होता है, अगर अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू देखें, अप्रॉक्सीमेशन, तो 37 दूनी कितना होता है, 74। यानी 2 बार में हम लगाएंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये 1.8 केजी इस सवाल का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1.8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में इसे रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या होगा। यानी समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। और डिस्टेंस कितना दिया गया है, अगर कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करे तो इसका मतलब वो खुद की लंबाई भी पार करेगी और साथ ही साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करेगी। और उसका स्पीड कितना है, 108 किलोमीटर पर आवर। और ये कितने दिया गया है, ये मीटर में दिया गया है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। और जो चाल है वो 108 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, और जो आंसर है वो सेकेंड में लाना है। तो हम क्या करते हैं, इस किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुना करके मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं, ताकि जो भी आंसर आएगा वो सेकेंड में आएगा। 18 से ये 6 बार में, 6 से ये 60 बार में, और 5 से ये 12 बार में, यानी जो भी समय लगेगा वो 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 सेकेंड। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज में जो सर्वांगसम कोणों की विपरीत भुजा को 3x+3 और 2x+5 के रूप में दिया जाता है तो x का मान ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें सर्वांगसम कोण, यानी सर्वांगसम कोण मतलब क्या, यानी जो बराबर कोण है, यानी ये दोनों कोण हम बराबर मान लेते हैं। ABC में B और C को बराबर मान लेते हैं, और इसका जो विपरीत भुजा है वो 3x+3, यानी ये कोण का विपरीत भुजा 3x+3, और ये एंगल बी का जो विपरीत भुजा है वो 2x+5 दिया गया है। विपरीत भुजा यानी सर्वांगसम कोण का विपरीत भुजा। और हम लोग को क्या पता है कि किसी भी त्रिभुज में बराबर कोण के सामने का भुजा बराबर होता है। यानी बी और सी बराबर है तो एंगल बी के सामने AC भुजा और एंगल सी के सामने AB भुजा बराबर होगा। तो AB भुजा कितना दिया गया, 3x+3, और AC भुजा कितना दिया गया, 2x+5, और ये दोनों भुजा क्या हो जाएगा, अब आपस में बराबर हो जाएगा। ये 2x इधर आएगा तो x बचेगा, और ये 3 उधर जाएगा तो यानी x = कितना जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि दोनों संख्याओं में 12 घटा दिए जाते तो अनुपात 5:8 हो जाता है। यानी अगर हम इसमें 12 घटा देते हैं तो 5:8 हो जाता है दोनों संख्या में।
देखिए प्रत्येक संख्या में समान वृद्धि या कमी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी इस दोनों का अंतर 1 है और इस दोनों का अंतर 3 है, 3 को इससे गुना करना पड़ेगा ये पूरे समीकरण को, और ये 1 से इस समीकरण को गुना करना पड़ेगा। अगर हम इस पूरे समीकरण को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये समीकरण क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 6:9। अगर हम इसको 1 से गुना करेंगे 5:8 को तो ये 5:8 ही रहेगा। अब हमें अनुपात में कितना का कमी करना पड़ रहा है, 1 का कमी करना पड़ रहा है, जबकि यहाँ बोला जा रहा है 12 घटा देते हैं। तो यानी ये 1 का वैल्यू 12 है, तो क्या चीज़ पूछा जा रहा है, संख्या ज्ञात करें। तो संख्या 6 यानी 1 का वैल्यू 12, तो 6 का वैल्यू 12 6 के 72, और ये 9 का, जब 1 का वैल्यू 12 तो 9 का वैल्यू 12 9 में 108, यानी इस सवाल का आंसर होगा 72 और 108, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी हमेशा ध्यान देंगे कि समान वृद्धि या कमी करने के लिए यानी इस अनुपात के अंतर को हम ऊपर वाले से गुना करेंगे, और ऊपर वाले के अनुपात के अंतर से हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले के अनुपात में गुना करेंगे, तो समान अंतर या वृद्धि पता चल जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 72 मीटर लंबे और 90 मीटर चौड़े फर्श में टाइलें बिछाई गई है। एक टाइल का अधिकतम आकार, अभी जस्ट बताया, अगर अधिकतम आकार का बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, 72 और 90 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, HCF। अगर हम 72 और 90 का HCF निकालेंगे तो ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, 18, यानी HCF मतलब हाईएस्ट निकालना है, तो हाईएस्ट नंबर से घटते हुए क्या 18 से 72 और 90 कट पाएगा, बिल्कुल कट पाएगा। 18 से 4 बार में 72 कटेगा, 18 से 5 बार में 90 कटेगा, तो यानी जो HCF आएगा वो 18, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक पिता अपनी संपत्ति की अपनी पत्नी के लिए 1/3 भाग रखने के पश्चात अपने 3 पुत्र में 2-3-5 के अनुपात में वृद्धि कर बांट देता है। यानी तीनों पुत्र में किस अनुपात में बांटता है, 2:3:5 में बांटता है। ठीक है। यदि पहले पुत्र को 48,000 रुपया मिला हो, यानी ये 2 का वैल्यू कितना दिया गया, 48,000, तो टोटल पुत्र को कितना मिलेगा, 3 2 5 5 10, यानी 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 48,000 पे एक और जीरो आ जाएगा। ठीक है, यानी जब 2 का वैल्यू 48,000 दिया गया है, सॉरी 1 मिनट, पहले 1 का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24,000, और टोटल पुत्र में कितना बांटा गया, 10, तो 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24,000 पे एक जीरो और आ जाएगा, यानी 2,40,000 हो जाएगा। ये 2,40,000 टोटल पुत्र में बांटा गया है। ठीक है, और 1/3 भाग पत्नी के लिए रखा। जब मान चलिए टोटल संपत्ति उसके पास x था, अगर 1/3 भाग अपने पत्नी के लिए रखा तो 2/3 भाग को बांट दिया और पुत्र में बांटा, और पुत्र में कितना बांट रहा है, 24,000 बांट रहा है, 2,40,000 बांट रहा है। तो यहाँ से अगर हम 2 से काटेंगे तो 1,20,000 हो जाएगा, और फिर अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 12 36, यानी 3,60,000, ऑप्शन नंबर सी हो जाए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक चुनाव में 1/6 वोट अवैध थे। यदि प्रत्याशी ए ने वैध वोटों के 8/15 वोट मिले और प्रत्याशी बी को 49 वोट मिले तो कुल वोटों की संख्या कितनी है। देखिए कितना सिंपल सा सवाल है। अगर हम टोटल वोट x मानेंगे और 1/6 अवैध था तो टोटल वैध मत कितना हो जाएगा, 5/6। टोटल वैध वोट 5/6, और इस वैध मत में से ए को अगर 8/15 मिला तो बी को 7/15 मिला होगा, और बी को मिल कितना रहा है, 4900 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम काटेंगे तो ये 700 बार में कटेगा, और 5 से कितना बार में, 3 बार में कटेगा, यानी 6 18 7 126, यानी 12,600 टोटल वोट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 4 + 2xy - 3xy² और -5xy + x² -2xy² के योग में से 6x² - 9xy² + 3xy - 5 को घटाएं। देखिए इसको क्या करना है कि पूरा चीज़ को सॉल्व नहीं किया जाता इस तरह के सवाल में। आप कोई एक चीज़ देख लीजिए, अगर हम x² का कोफिशिएंट देखें, x² को लेकर चले केवल, तो यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे x² है, तो यानी -3x² और x² ये हो जाएगा -2x²। अब -2x² यानी इस दोनों के योग में से अगर हम इसको घटाएंगे, यानी 6x² को घटाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, -8x² बचेगा।
ठीक है। तो -8x² अगर हम देखें तो एक ही ऑप्शन सी में दिया गया, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप चाहे तो सबको साथ में लेकर भी चल सकते हैं, या फिर एक एक को लेकर भी आप इस सवाल को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। अगर -8x² दूसरा दो जगह रहता तब हम लोग क्या करते, XY को देख लेते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है और एक पुल को 18 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई कितना है। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी पुल को पार करेगा तो उसका समय कितना होगा, यानी समय बराबर कितना है, डिस्टेंस बाय स्पीड, और टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम कितना दिया गया, 18 मिनट दिया गया है। तो इसको अगर हम सेकंड बदलें तो 60 से गुना करना पड़ेगा। डिस्टेंस हमें निकालना है, और स्पीड जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। या फिर हम ऐसा करते हैं ना, डायरेक्ट डिस्टेंस वाला फार्मूला लगा लेते हैं। पुल का लंबाई डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस वाला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितना देगा, 5 किलोमीटर प्रति आवर। अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में बदलें तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा, 5/18 से। और समय कितना दिया गया है, 18 मिनट। यानी ये मीटर पर सेकंड में आया और ये मिनट में है। यूनिट हमेशा सेम रखेंगे। इसको भी हमें सेकंड में बदल देंगे, 18 × 60 से, यानी इसको हम 60 से गुना करके सेकंड में बदल देंगे। यहाँ 18 से 18 कट जाएगा, 25 और 6 गुना करेंगे तो 150, यानी 1500 मीटर पुल की लंबाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक पोशाक पे 15% की हानि 225 रुपये के बराबर है। यानी 15% किसके बराबर है, 225 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 15 के बराबर हो जाएगा, 225/15। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 15 पे 00। ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक विशिष्ट सप्ताह में दर्ज किए तापमान नीचे दिया गया है। तो डिग्री सेल्सियस में सप्ताह का औसत तापमान कितना था, यानी इस टोटल सप्ताह का औसत तापमान कितना था। तो सबको जोड़ लेते हैं। 8 × 10, 5 × 15, 1 × 16, 9 × 25, 9 × 34, बचेगा 3 × 2 = 5, 3 × 8, 3 × 11, 3 × 14, 3 × 17, 2 × 19, 2 × 21, यानी 214 टोटल योग आया। और औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, यानी 7 × 21, फिर नहीं लगेगा, 4 उतरेगा तो 0, यानी 30 पॉइंट समथिंग आएगा। 30 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन बी है। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कोसेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1/sin² ए। ये बहुत ही ईजी सा सवाल है। कोसेक स्क्वायर यानी साइन का उल्टा होता है, 1/sin² ए लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए। आप लोग पता है कॉस स्क्वायर थीटा/sin² किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक बैंक से निश्चित राशि उधार लेता है। यदि वह कुल ब्याज के रूप में 85,966 रुपया भुगतान देता है तो उधार दी गई राशि कितनी थी। अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करने जाएगा तो 5 से 7 मिनट लगेगा और पूरा सॉल्व भी नहीं कर पाइएगा। इतना ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा कि आप बीच में ही कैलकुलेशन को छोड़ के सवाल को आगे बढ़ जाएगा। देखिए, अगर ऑप्शन पे हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा दूर दूर ऑप्शन दिया गया है। तो हम इसको क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू निकालेंगे। अगर हम 7% की दर से 3 ईयर का अगर हम लोग CI निकालना चाहें तो सबसे पहले हम इफेक्टिव रेट निकाल लेते हैं। इस दोनों 7% की दर से जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा, 7 + 7 + 7 × 7/100, यानी कितना, 7 × 7 = 14 + 7 × 7 = 49, यानी 0.49, यानी 14.49 ब्याज मिलेगा। ठीक है। यानी अगर हम अप्रॉक्स में लें तो ये 15, यानी 14.5% ब्याज मिलेगा, 14.5%। अब इस दोनों का जो इफेक्टिव आया उसका इस 7% से इफेक्टिव निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा, 14.5 + 7 + 14.5 × 7/100, यानी ये हो जाएगा 21.5। और ये कितना हो जाएगा, यानी 7 × 5 = 35, यानी 101, यानी 1.015। यानी अगर हम देखें तो 21.5 और इसको 1 ही % मानते हैं, यानी 22.5% मेरा ब्याज आ जा रहा है। अगर हम ये इसको अप्रॉक्स में देखें तो ये 22.5% ब्याज आ जा रहा है, और जबकि ब्याज कितना दिया गया, 85,966 रुपये ब्याज दिया गया है। यानी यही 22.5
22.5 यही ब्याज जो पर इफेक्टिव ब्याज आया, इसका वैल्यू कितना दिया गया है? 85,966 दिया गया है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 85,966 अपॉन 22.5। अगर हम इसका और 100% का वैल्यू निकालने के लिए, यानी कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होगा, 100% निकालने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। अगर अभी आप यहाँ पे गौर कीजिएगा, 22 से अगर हम 4 बार में लगाते हैं तो 8800 के अप्रॉक्स में चला जाता है। इसका मतलब क्या होगा? 4,000 से थोड़ा कम बार में ही लगाना पड़ेगा। यानी 4,000 से थोड़ा सा कम कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 3,82,000, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? अप्रॉक्स वैल्यू लेकर चलना पड़ेगा, तभी आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे बहुत कम समय में। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 30 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 25 आदमी द्वारा उसी काम को 12 दिन में समाप्त करने प्रति घंटे कितने घंटे काम करना पड़ेगा। इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे? M1 गुने D1 गुने H1 बराबर M2 गुने D2 गुने H2, यानी ये फॉर्मूला पर हम सवाल बना लेंगे। पहला बार कितना आदमी है? 30 आदमी है। कितना घंटा? 7 घंटा काम करके 15 दिन लेता है। दूसरा बार कितना आदमी है? 25 आदमी है। 12 दिन में कंप्लीट करने के लिए कितना घंटा काम करेगा? ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 5 से ये 3 बार में, 5 से ये 5 बार में, फिर ये 5 से ये 6 बार में, 6 से ये कितना बार में? 2 बार में, यानी जो घंटा आएगा वो 7×21/2 यानी 10.5। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे ये 509 नंबर सवाल सेम है। 4 आदमी 96 मीटर लंबी दीवार को 2 दिनों में पेंट कर सकता है, तो 6 आदमी 72 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में पेंट कर सकता है? यानी M1 गुने D1 बटा W1 इजिकल टू M2 गुने D2 बटा W2, यानी इस फार्मूला पर हम सवाल को बना लेंगे। यानी जो भी आदमी, दिन, घंटा, जितना भी समय रहेगा वो सब ऊपर लिखाएगा, और जो भी काम रहेगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। जो भी वर्क रहेगा उसको क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो कितना आदमी है? 4 आदमी, और 96 मीटर लंबा मेरा काम है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। और 2 दिन, यानी दिन को हम लोग क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे। इजिकल टू 6 आदमी है तो 6 मल्टीप्लाई 72 मीटर लंबा काम है, तो 72 को नीचे लिखेंगे, और गुने कितना दिन? हम मान लेते हैं 1 दिन। यानी 6 से कितना बार में? 12 बार में, 12 से कितना बार में? 8 बार में, और 4 दूनी 8, ये कट जाएगा, यानी x इजिकल टू कितना आ जाएगा? 1 दिन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल छूट गए। 2 साल के लिए 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 225 है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो ये एक फार्मूला पे हम बना लेंगे। 2 ईयर में जो CI और SI का जो अंतर होता है वो क्या होता है? PR² बटा 100 का स्क्वायर। ठीक है, और अंतर 225 दिया गया है, और हमें मूलधन निकालना है, और रेट कितना दिया गया? 5% दिया गया है। तो यानी 5 गुने 5 अपॉन 100 गुने 100, 100 का स्क्वायर, यानी 5 से 25, 25 से 225 9 बार में कट जाएगा, तो जो मूलधन आएगा वो 9, और ये डबल जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर ये डबल जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 पे 4 जीरो, इन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि P बराबर 2 और Q बराबर -3, तो इसका मान निकालना। तो सबसे पहले क्या करती है? तो डायरेक्ट मान पुट करके भी निकाल सकते हैं, या फिर क्या कीजिए, आप कॉमन ले लीजिए। अगर हम इसमें से P और Q कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? P माइनस Q बचेगा। इसमें से अगर हम P Q कॉमन लेंगे तो यहाँ P² है तो P बच जाएगा, यहाँ Q² है तो Q बच जाएगा। तो P कितना है? 2, और Q कितना है? -3, यानी 2 और -3, यानी -+3 हो जाएगा ये। तो ये -6 गुने 5 यानी -30, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अगर इस तरह का सवाल जब भी आए तो आप क्या कीजिए, थीटा का कोई भी मान आप पुट रख सकते हैं। थीटा का अगर कोई मान, यानी थीटा का मान अगर हम 45 डिग्री रखें, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर आंसर निकालना हो ना, तो क्या करना है? थीटा का कोई भी वैल्यू रख देना है। तो थीटा का मान अगर हम 45 डिग्री रखते हैं तो साइन 45 कितना होता है? 1/√2 मल्टीप्लाई कॉट 45 कितना होता है? 1 प्लस साइन 45 कितना होता है? 1/√2, और कोसेक यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा वैसे भी 1 होता है, इसमें मान नहीं भी रखेंगे चलेगा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा वैसे भी क्या होता है? 1 होता है, माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 1/√2।
तो ये +1/√2, ये -1/√2 कट जाएगा, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 24, 36 और 40 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हम क्या करेंगे, सबसे लोएस्ट से देखते चलेंगे ऑप्शन को, और सबसे हाईएस्ट जो 40 है ना, 40 का फैक्टर देखें। 40 के टेबल में 120 आता है, 36 के टेबल में 120 आ पाता है, नहीं आ पाता है, तो ये एलसीएम नहीं हो सकता है। 40 के टेबल में 250 नहीं आता है, तो ये भी एलसीएम नहीं आ सकता है। 40 के टेबल में 360 आता है, 36 के टेबल में भी 360 आ जाएगा 10 बार में, और 24 के टेबल में भी 360 आ जाएगा। तो यानी इसका जो एलसीएम आएगा वो 360, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्यू राज्य का क्षेत्रफल क्या होगा यदि कुल क्षेत्रफल 61,700 स्क्वायर किलोमीटर है। तो क्यू राज्य का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्यू 22% है, यानी 7, इसका जो हम क्या करेंगे 22% निकाल लेंगे। तो जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा, यानी ये 00 कट गया, यानी 617 को हम लोग को 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 617 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई स्थान पर क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, यानी 4 आ जाएगा, और इकाई स्थान पर 4 दो ऑप्शन में दिया गया है, तो यानी ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी खत्म हो जाएगा। अगर अब देखें 11 का मल्टीपल भी तो होगा ना, तो 11 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका मतलब क्या है, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 11 का मल्टीपल अगर चेक करें तो 7 1 8 और 8 4 12, 9 4 13, यानी ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। अगर इसका देखें तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 6 4 10 और 7 3 10, 10 10 का अंतर 0, यानी 11 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर सी है। तो इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। पहले हम क्या किए, इकाई स्थान को देख लिए, यूनिट डिजिट को देख लिए, उसके बाद क्या किए 11 का मल्टीपल चेक कर लिए। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पी का सेक्टर कोण क्या होगा, यानी पी देखिए परसेंटेज में 14 है, कितना में 100 में, तो सेक्टर कोण निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 360 से गुना करना पड़ता है। जैसे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है, उसी तरह सेक्टर कोण निकालने के लिए 360 से गुना करना पड़ता है। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी जो आंसर आएगा 36 × 14/10। अगर हम इकाई स्थान पर देखें तो 6 चौका 24, यानी इकाई स्थान पर 4 आएगा, और इकाई स्थान पर 4 एक ही ऑप्शन ए में दिया गया, तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। राज्य आर के वन क्षेत्र, यानी राज्य आर का वन क्षेत्र कितना है, 34% का टी और एस के संयुक्त वन से, टी और एस का संयुक्त कितना हो जाएगा, यानी टी 18 और एस 12, 18 12 कितना होता है 30, यानी से अनुपात क्या होगा, यानी 34 और 30 का अनुपात क्या होगा, यानी 2 से 17 बार में, 2 से 15 बार में, यानी 17/15, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी लंबाई क्रमशः 220 और 270 मीटर है, एक दूसरे की ओर 135 किलोमीटर प्रति घंटा और 170 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं, तो एक दूसरे को एक बिंदु पर पार करती है, तो एक रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो यानी इसको हम समय निकालें, समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस कितना दिया गया है, अगर 2 रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करते दोनों का लंबाई जुट जाएगा, अगर टोटल लंबाई जोड़ेंगे तो ये 490 टोटल डिस्टेंस आ जाएगा, अपॉन एक दूसरे को, अगर हम एक दूसरे को पार कर रही है विपरीत दिशा में, दोनों का चाल भी क्या होगा, जुट जाएगा। अगर हम दोनों का चाल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, 3 1 4 1 5 और 1 1 2, 252 किलोमीटर प्रति आवर, और ये मीटर में था और ये किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हम क्या करेंगे 5/18 से गुना करके इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में बदल देंगे, यानी 5 से कितना बार में कटेगा, यानी 5 9 45, 98 बार में। और फिर ये अगर हम यहाँ दें 9 से 2 बार में, और 9 से ये कितना बार में कटेगा, यानी 9 चौका 9 दूना 18, 28 बार में, 2 से फिर ये 14 बार में कट जाएगा, और 14 से ये 7 बार में कट जाएगा, यानी कितना देर में पार करेगा, 7 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल CS है। 1,72,000 रुपये पर 8% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा निकटतम पूर्णांक तक। देखिए इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, मूलधन पे ब्याज निकालेंगे, फिर क्या करेंगे ब्याज पे भी ब्याज निकालेंगे, ठीक है, और सभी ब्याज को हम एक साथ जोड़ देंगे। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे अगर हम 17,200 पर
सॉरी 1,72,000 पर अगर हम 8% दर से अगर हम ब्याज निकालें तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, ये डबल जीरो कट जाएगा, 0 8 दूना 16, 800 से 56, 157, 5, 8 एकन 8 5 13, यानी 13,760 रुपये मिलेगा। यानी जो मूलधन है मेरा 17,60, 1,72,000 जो मूलधन है, इस पर अगर हम 8% दर से ब्याज निकालें तो 13,760 रुपये यहाँ भी मिलेगा। दूसरा साल भी मूलधन पे 13,760 रुपया ब्याज मिल जाएगा और तीसरा साल भी 13,760 रुपया ब्याज मिल जाएगा। अगर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज रहता तो हम तीनों ब्याज को जोड़ देते, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। अगर हमें पहला साल 13,760 रुपया ब्याज मिला है तो इस पे भी तो 8% दर से हमें ब्याज मिलेगा, और इसका अगर हम 8% निकालें तो कितना हो जाएगा, 8 छः 48, 4 8 7 56, 4 60, फिर ये कितना हो जाएगा, 8 1 24, 36 3 और 8 1100, यानी ये फिर ये जीरो का पॉइंट लग जाएगा, यानी अप्रॉक्स निकालना है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1100। यानी अगर हम 13,760 रुपये ब्याज मिला था, इस ब्याज पे दूसरा साल हमें 1,100 रुपये ब्याज मिल जाएगा और तीसरा साल भी हमें 1,100 रुपये ब्याज मिल जाएगा। यानी इस ब्याज पे हम 2 साल ब्याज ले चुके हैं। अब जो दूसरा साल हमें 13,760 रुपये ब्याज मिला था, इस ब्याज पे हमें तीसरा साल 1,100 रुपये ब्याज मिल जाएगा, और दूसरा साल जो हमें इसका 1,100 मिला था, इस ब्याज पे भी तो हमें 8% दर से ब्याज मिलेगा ना। तो 1,100 का 8% दर से अगर हम ब्याज निकालें तो 88 रुपये ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम टोटल ब्याज को जोड़ते हैं तो यानी 13,760, अगर हम सबको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8, फिर ये 8 से 14 6, 20 से 26 2, फिर 2 1 3, 1 4, 7 4 11, 1 12, 12 7 19 और 7 26 2, फिर 2 2 3 5, 5 3 8, 3 11, 1 और 1 1 2, 1 3 1 3 1 4, यानी 41,668। 1 मिनट कहीं गलती की है जोड़ने में, फिर से जोड़ लेते हैं। यानी कितना हो जाएगा, 8 तो हो ही जाएगा, फिर 8, फिर ये 8 से 14, 14 6 20 और 6 26, 26 बचेगा 2 2 1 3 1 4, 4 7 4 11, 11 7 18 1 19, 19 और 7 26 बचेगा 2, फिर 2 1 3 1 4, 4 4 3 7, 3 10, 1 11, 11 11 3 14, बचेगा 1 1 1 2 1 3 1 4, यानी 44,668, यानी 44,000 के अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44,668 है ना, तो यानी ये 44,670 के अप्रॉक्स, यानी निकटतम पूर्णांक बोला गया ना, तो 44,670 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम इस तरीके से बनाते हैं और थोड़ा सा केयरफुली बनाते हैं तो बहुत ही कम समय में आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 476 लोग उपस्थित थे, जिसमें से 213 शुद्ध शाकाहारी था और 32 शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का था। तो इसका मतलब टोटल कितना व्यक्ति शाकाहारी या मांसाहारी हो गए, यानी 4 245 हो गए ये शाकाहारी, यानी शुद्ध शाकाहारी, और शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का जो व्यक्ति है 245 हो गया। तो जो बाकी बचेगा 476 में से अगर हम 245 घटा देंगे, जो बाकी बचेगा वो शुद्ध मांसाहारी हो जाएगा। यानी यानी बाकी कितना बचेगा, 231। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सिर्फ मांसाहारी भोजन खाने वाला होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी पाई को बदलें 22/7, आर स्क्वायर यानी 7/2 गुने 7/2, यानी ये 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11 बार में, यानी 77/2, यानी 77 यानी 38.5। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10, 15 और 20 मिनट के अंतराल पे 3 घंटियाँ बजती हैं। यदि तीनों 5 बजे एक साथ बजी तो अब वो एक साथ कब बजेगी। यानी अगर 3 घंटी 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट का अंतराल पे बजती है तो इसका एलसीएम कितना होता है, 60।
इसका मतलब अगली बार जो है वो 60 मिनट के बाद वो फिर से बजेगी, यानी इसका जो एलसीएम आएगा उतना मिनट पे वो घंटी एक साथ फिर से बजेगी। तो 60 मिनट को अगर हम घंटा में चेंज करें तो 1 घंटा, 1 घंटा के बाद अगर फिर से बजेगी यानी 5 बजे एक साथ बज चुकी है और 1 घंटा के बाद फिर से बजेगी, इसका मतलब 6 बजे घंटी फिर से एक बार बजेगी। हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि एक त्रिभुज की सभी भुजा की लंबाई 2, 3, 4 है तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा? 3, 2, 5, 4, 9। अनुपात में टोटल लंबाई 9 यानी परिमाप 9 और उसका जो परिमाप देगा 63 यानी 9 का वैल्यू 63 तो 1 का वैल्यू 7। तो किसका वैल्यू पूछ रहे हैं? बड़ी भुजा 4 था तो 4 का वैल्यू 28। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक दुकानदार 12% छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है। एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य 4740 रुपये है तो उस दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या है? यानी अंकित मूल्य 4740 रुपये है, ठीक है। अगर हम अंकित मूल्य पे 12% का छूट दे रहे हैं तो इसका मतलब 88% में बेच रहे हैं। ये क्या आ गया? विक्रय मूल्य आ गया। उस दुकानदार के लिए क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य हम क्या करते हैं? 100 रुपया मान लेते हैं। अगर हम इस पर 33% के लाभ पे बेच रहे हैं इसका मतलब 133% में बेच रहे हैं हम, यानी ये भी विक्रय मूल्य आ गया। दोनों विक्रय मूल्य हम क्या करते हैं? आपस में बराबर कर देते हैं और यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करके एक्स का वैल्यू यानी क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये 100 से 100 कट जाएगा यानी जो एक्स आएगा वो 4740 गुने 88 अपॉन 133, ठीक है। और यहाँ भी देख रहे का ऑप्शन दूर दूर है और ये कट नहीं पाएगा तो हम इसको 132 कर देते हैं। 133 की जगह 132 कर देते हैं तो 11 से ये 8 बार में और 11 से कितना बार में कटेगा? ये 12 बार में। 4 दूना 8, 4 तिये 12 और 3 से कितना बार में कटेगा? यानी 3 एकन 3, 3 अट्ठे 3 पंच 3 यानी 1580 बार में। यानी जो आंसर आएगा कितना हो जाएगा? यानी 0, 8, 9, 16, 3160 के अप्रॉक्स में आंसर जाएगा। यानी जो आंसर आएगा 3160 के अप्रॉक्स में 3136 है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब हम देख रहे हैं कि ऑप्शन दूर दूर है तो और यहाँ पे जब कट नहीं रहा तो हम पॉइंट लेने से अच्छा क्या है कि हम आगे पीछे यानी संख्या को आगे पीछे करके देख लेते हैं कि मतलब कौन संख्या हमें आसानी से कट जाएगा, तो वहाँ पे हम उस तरह से हम कैलकुलेशन कर लेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक कार 257 किलोमीटर दूरी तय करती है। पहले 3 घंटे में ये 53 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दौड़ती है। यदि कार द्वारा अगले 1 घंटे 45 मिनट में समाप्त करनी है तो बची हुई दूरी के लिए कार का चाल कितना होगा? यानी अगर टोटल किलोमीटर 257 था, इसमें से वो क्या किया? 3 घंटा तक 53 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला तो टोटल कितना दूरी तय कर लिया होगा? यानी 3 3 5 15 यानी 159 किलोमीटर दूरी तय कर लिया होगा। दूरी बार क्या होता है? चाल गुने समय, यानी टोटल 159 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। 257 में से अगर 159 किलोमीटर दूरी तय कर लिया तो शेष दूरी कितना बचा? हम इसको यहाँ पर से घटा देंगे। 98 किलोमीटर शेष दूरी बचा। अब इस 98 डिस्टेंस को कितना समय में चाहता है? 1 घंटा 45 मिनट में चाहता है को हम सफ़र करें। 1 घंटा 45 मिनट क्या लिख सकते हैं? 1/45/60 यानी 15 से 3 बार में, 15 से 4 बार में, यानी 7/4 घंटा में अगर वो सफ़र करना चाहता है तो उसका स्पीड कितना होना चाहिए? स्पीड बार होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 98 और टाइम कितना है? 7/4 तो 4 कट के ऊपर चला जाएगा। ये 14 बार में कटेगा यानी 14 गुने 4 यानी 56 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 50% छूट पे बेचता है उसका लाभ, यानी अगर हम क्रय मूल्य 100 रुपया मानते हैं तो उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 40% अधिक अंकित करते हैं 140% हो जाएगा। और बेचते समय जो 50% का छूट, 50% मतलब क्या? 50 मतलब आधा पे बेच रहा है यानी 140 रुपये अंकित मिला है आधा, और 50% छूट दे रहा है इसका मतलब 70 रुपये में बेचेगा। तो सब 70 रुपये में बेचेंगे। 100 रुपये में खरीदा और 70 रुपये में बेचा तो क्या हुआ? उसको 30% का हानि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक राशि 6 वर्ष में एक साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। यानी अगर मूलधन 1 रुपया है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 3 रुपया। अगर 3 गुना हो जाता है इसका मतलब क्या? कोई राशि 1 रुपया से 3 रुपया हो जाता है, यानी जो राशि हो जाता है वो क्या कहलाता है? अमाउंट कहलाता है। तो यहाँ से हम लोग साधारण ब्याज निकाल लें। साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? अमाउंट में से हम क्या करेंगे? मूलधन को घटा देंगे। 2 रुपया साधारण ब्याज हो गया और समय 6 ईयर दिया ही गया है तो हम यहाँ से क्या निकालें? दर निकाल सकते हैं। दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100 यानी ब्याज 2 गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय। मूलधन 1 और समय कितना है? 6
यानी 2 से कितना बार में कटेगा, 3 बार में, यानी 100/3 यानी 33.33% दर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, यानी 6/27। अगर हम ये डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी 30/27 हो जाएगा। मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा, 81/20 हो जाएगा। ठीक है, 27 से 3 बार में, और 1 0 से 1 0, 3 3 9 3 27, 3 दूना 6 से ये 6 कट जाएगा, यानी सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किन 4 विषम संख्या का योग 34 हो रहा है, तो हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे। इकाई स्थान ही देख लेते हैं, 5 3 8 1 9 3 12, यानी इकाई स्थान पे 2 आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 7 3 10 1 11 3 14, इकाई स्थान पे 4 आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक कक्षा के 35 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत जो है 63 है। यदि 2 और छात्र जिनका औसत 85.5 है इसमें जोड़ दिया जाए तो नया कक्षा में नया औसत कितना होगा। देखिए, अगर इसको सिंपली बनाना चाहें यानी बाय प्रोसेस तो कैसे बनाएंगे, 35 छात्रों का औसत अगर 63 है तो हम लोग क्या करेंगे, गुना करके निकाल सकते हैं टोटल। फिर अगर 2 और छात्र का औसत अगर 85.5 है तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, गुना करके टोटल औसत निकाल सकते हैं, टोटल योग। तो यहाँ पे टोटल 37 छात्र का टोटल योग निकाल सकते हैं। जब 37 छात्र का टोटल योग आ जाएगा तो हमें औसत उसको 37 से भाग करके औसत नहीं निकाल सकते, यानी जो योग को 37 से भाग करके औसत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या होगा कि ज़्यादा गुना या ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा हमें। इसको शॉर्टकट हम कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर 2 और छात्र आता है तो औसत में कितना का वृद्धि हो जाता है। औसत में आपका देखा जाए तो 0.5 और इधर 22.5 का वृद्धि हो जाता है 2 छात्र में। इसका मतलब दोनों छात्र के टोटल योग में कितना का वृद्धि हो जाएगा, 45 का वृद्धि हो जाएगा। टोटल जो 22 छात्र है उसमें 45 का वृद्धि हो जाएगा दोनों के योग में, टोटल 45 का वृद्धि होगा। और अगर देखें 45 का वृद्धि यानी 62, देखें 63 से 85.5 हुआ, इसका मतलब 2 छात्र के औसत में 22.5 का वृद्धि हुआ, तो इसका मतलब टोटल योग में 45 का वृद्धि हुआ। और यही 45 का वृद्धि अगर 37 छात्र में होता है, अगर हमें ओवरऑल औसत निकालना है तो ये 45 का वृद्धि अगर 37 छात्र में बांट दें तो कितना का वृद्धि हो जाएगा, यानी 1 पॉइंट समथिंग का वृद्धि होगा, 1 पॉइंट समथिंग का वृद्धि होगा। इसका मतलब पहले औसत 63 था, अब 1 पॉइंट समथिंग का वृद्धि होगा तो जो औसत आएगा 64 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 64 पॉइंट समथिंग में एक ही ऑप्शन ए है, तो इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि हमें बहुत ही कम कैलकुलेशन में हम इस सवाल को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। जब ऑप्शन दूर दूर रहता है तो वहाँ पर हम अप्रॉक्सीमेशन लेकर बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट सवाल 529 देखते हैं, a⁴ डिवाइड बाई a⁻³ ठीक है। जब क्या होता है, जब बेस सेम रहता है और भाग का साइन रहता है, दोनों पावर को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, यानी 4, और घटाएंगे तो माइनस यहाँ पे है और एक बार और माइनस में +3, और मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर को क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। तो यानी a का पावर कितना हो जाएगा, 4 3 7 7 14, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक पुस्तक का मूल्य एक पेन के मूल्य का 4 गुना है, यानी जो किताब का मूल्य है पुस्तक का मूल्य है वो पेन के मूल्य का 4 गुना है, यानी पेन का मूल्य 1 है तो पुस्तक का मूल्य 4 हो जाएगा। ठीक है, एक पेन और एक पुस्तक खरीदते हैं तो कुल 150 रुपया पड़ता है, यानी एक पेन और एक पुस्तक का जो अनुपात मूल्य हो जाएगा 5, और 5 का वैल्यू कितना दिया गया 150, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30। तो पेन के लिए कितना भुगतान, तो एक का वैल्यू कितना आ गया 30, यानी 30 रुपया भुगतान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 25 आदमी किसी काम को 12 दिन में करता है, उसी काम को 15 आदमी कितने दिन में समाप्त कराएगा। इसको हम लोग m1 × d1 = m2 × d2 फार्मूला पर बना लेंगे। यानी m1 में कितने 25 आदमी है वो 12 दिन में, m2 कितने हैं 15 आदमी, और ये d2 हमें निकालना है, d2 निकालना है। यानी 5 से 3 बार में, 5 से 5 बार में, 3 से 4 बार में, यानी 5 × 4 20, यानी जो d2 है वो 20 दिन, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक कोण जो अपने अनुपूरक का 1/5 है, अगर कोई
कोण और उसका अनुपूरक कोण। अगर हम अनुपूरक को 5x मानते हैं तो वो कोण कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, अनुपूरक का 5x। और अनुपूरक कोण में क्या होता है कि दोनों कोणों का 180 डिग्री होता है, यानी 5 + 1 6x बराबर 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दो तरह का सवाल पूछा जाता है, एक कोण भी पूछा जा सकता है, दूसरा अनुपूरक कोण भी पूछा जा सकता है। तो अगर अनुपूरक कोण पूछता तो 5x का वैल्यू निकालता, अगर कोण पूछा तो x बराबर 30, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अक्षय ने 475 kg चावल 63 रुपये प्रति kg की दर से खरीदा और 80% चावल को 10% लाभ पे बेचा और बचे हुए चावल को 10% हानि पे बेचा, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए अगर इसको ओरिजिनल वैल्यू से लेकर बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसको क्या करना है, 100 लेकर ही बनाना है। यानी हम मान लिए कि टोटल 100 kg चावल था, अगर 100 kg चावल में से 80 kg चावल को अगर 10% के लाभ पे बेचा, इसका मतलब वो 8 रुपया लाभ में बेचा, ठीक है। फिर अगर शेष बचा आपके पास 20 kg, अगर 20 kg को 10% हानि पर बेचें, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 रुपया हानि हुआ यहाँ पे हमें। तो ओवरऑल क्या हुआ, 8 रुपया लाभ यहाँ हुआ, 2 रुपया हानि यहाँ हुआ, ओवरऑल तो 6 रुपया लाभ हुआ। अगर ओवरऑल 6 रुपया लाभ हुआ और टोटल का अमूल 100 रुपया था, तो टोटल हम लोग 100 kg माने थे और 6 का लाभ हुआ, तो इसका मतलब 6% लाभ, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही हम 475 और 63 को लेकर बनाते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। आज बहुत थके हुए थे, उसके बावजूद भी कोशिश किए कि सभी सवाल का सॉल्यूशन अच्छे से आप लोग को समझा सके, डिटेल में सॉल्यूशन दे सकें। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिएगा। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।